आज जो है चैप्टर 4 को हम डिस्कस करेंगे। बेटा ये तहसीलदार के लिए जो है इनलैंड रेवेन्यू एक्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। 100 मार्क्स का ये लग जाएगा। ये बुक के नहीं है, ये एक इनलैंड रेवेन्यू एक्ट है, 1967 में दिया गया है। उसके जो है ये चैप्टर्स है, 15 इसके चैप्टर्स हैं। और जो है आज हम फोर्थ वन, ये लेक्चर भी फोर्थ है और चैप्टर भी इसका फोर्थ वन जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। पीपीएससी ने जो है 3 एक्ट जो है वो दिए हैं, आपके सिलेबस में शामिल किए हैं। उसके लिए जो है ये जिस तरह ये पीपीएससी का जो है ये 3 एक्ट उन्होंने शामिल किए हैं आपके 100 मार्क्स के लिए। जी, जी बेटा, ये सारा पीडीएफ में भी अवेलेबल है। और ये जो है ये लेक्चर भी उसी एक्ट से एज इट इज बनाया गया है। इसको जो है चेंज नहीं किया गया, ना इसकी लैंग्वेज को चेंज किया गया है, क्योंकि जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो वो इसी में से स्टेटमेंट्स उठाएगा, तो इसलिए हमने इसको चेंज नहीं किया। ये 3 एक्ट है, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887, लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। और ये जो है आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। इसको स्टार्ट किया हुआ है क्योंकि ये सबसे लेंथी है और बाकी जो है वो शॉर्ट है। और इसके जो है 15 चैप्टर्स हैं और जो है 184 सेक्शंस है और एक ही इसका शेड्यूल है। इसके सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, जो है अगर आपसे कोई लेक्चर मिस है तो आप उसको कर सकते हो, और फिर भी अगर कुछ समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा। अच्छा, ये जो है लेक्चर 4, इसमें जो है चैप्टर 4 प्रोसीजर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, जो है रेवेन्यू ऑफिसर्स जो होंगे उनका प्रोसीजर उसने डिस्कस किया है। सबसे पहले 19th वो कहता है जी सब ऑर्डिनेशन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। सबऑर्डिनेशन, सबऑर्डिनेट बोलते हैं महकूम को। फॉर एग्जांपल एक असिस्टेंट कमिश्नर है, उसका सब ऑर्डिनेट जो उसको सब ऑर्डिनेट यानी उसका मतहत होगा एक तहसीलदार, ठीक है, वो सब ऑर्डिनेट होगा। और ये रेवेन्यू ऑफिसर्स की हम बात कर रहे हैं। इन ऑल ऑफिशियल एक्ट्स एंड प्रोसीडिंग्स a revenue officer shall in the absence of any express provision of law to the contrary be subject as to be place time and manner of performing his function। अब ये जो है ये बिल्कुल एक्ट की बात है। ये जो अभी मेरी एक बेटी क्वेश्चन कर रही थी, ये लॉ एक्ट की बात है, ठीक है। इसको आसान भाषा में मैं अगर आपको बताऊं कि इसका लबो लबाब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर किसी तहसील में, ठीक है, एक असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद नहीं है तो उसकी जो काम होंगे या उसकी जगह पे जो काम कर रहा होगा वो एक तहसीलदार को भी बनाया जा सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो है छुट्टी पे चले गए, लंबी छुट्टी पे चले गए, तो उनकी जगह किसी को एडिशनल चार्ज दे दिया जाता है। मे बी उस मोस्ट सीनियर तहसीलदार को दे दिया जाए जो प्रमोशन के करीब हो 17, क्योंकि उसने तहसीलदार के बाद इसी में आना है, असिस्टेंट कमिश्नर बनना है। या फिर वो जो उसका सब ऑर्डिनेट, फॉर एग्जाम्पल तहसीलदार को कहीं जाना है तो नैब तहसीलदार जो होगा सब ऑर्डिनेट, वो जो है उसकी सीट जो है उसको भी एडिशनल चार्ज के तौर पर लेगा और परफॉर्म करेगा उसके फंक्शंस को, क्योंकि सरकार के जो काम है वो नहीं रुकते कभी भी, अगर किसी शख्स को मजबूरी भी है। मेन पॉइंट क्या है इसमें कि सब ऑर्डिनेशन, सब ऑर्डिनेट ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स क्या काम करेंगे, वो वही सेम काम करेंगे एब्सेंस ऑफ द सुपीरियर ऑफिसर, जो वो उनका ऑफिसर काम करता है। उसके बाद जी पावर्स टू मेक रूल्स एज टू प्रोसीजर। अब ये रूल्स कौन बनाएगा इसके जो है, वो कहता है जी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बनाने हैं। मे का मतलब होता है बना सकता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में कर सकता है, ये रूल बना सकता है, लेकिन विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है जी, गवर्नमेंट की अप्रूवल के साथ। पहले उसके पास अप्रूवल होगी गवर्नमेंट की, एक सूबे लेवल पे है ना बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, जो पूरे सूबे को देख रहा है, और उसने जो है वो लॉ बिल्कुल बना सकता है, लॉ मेकिंग कर सकता है, लेकिन कैसे, उसके पास अप्रूवल होगी, अप्रूवल मतलब परमिशन होगी गवर्नमेंट की। और इसमें रूल्स फिर उसने बताया है जी कि वो रूल्स कौन कौन से बना सकता है। उसमें है इजेक्टमेंट का है, अंडर दिस एक्ट फ्रॉम एंड डिलीवरी ऑफ पोसेशन, इमूवेबल प्रॉपर्टी, रूल्स प्रोवाइडिंग फॉर दोस मैटर्स एनी मेक कन्फर और एनी रेवेन्यू ऑफिसर। आसान भाषा में अगर बात की जाए, इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसे रूल्स जो पहले उसमें मौजूद नहीं है और उसकी जरूरत आन पड़ी है,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि ये जब लॉ बना तो ये 1967 में बना है, जब ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान इकट्ठे हैं। ठीक है जी। और बहुत सारी जगह ऐसी थी जो कि उस टाइम जो है उनको आपने वो डिक्लेयर कर दिया है कि जी ये बैरन जमीन है, बंजर जमीन है, बैरन जमीन है। ठीक है जी। यहाँ पे काश्तकारी नहीं हो सकती। बाद में वो जमीनें आबाद हो चुकी हैं और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सोचता है को 25-30 साल बाद जाके कि ये तो अब आबाद हो चुकी हैं, यहाँ पे टैक्स बनता है। ठीक है। तो वो जमीनें उनके अकॉर्डिंग या समहाउ वो जो है इस तरह से जो है उसमें जो है कर सकता है अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग, जो भी हालात के मुताबिक है, लेकिन उससे पहले उसे अप्रूवल लेनी पड़ेगी। उसके बाद है जी, सब्जेक्ट टू द रूल्स मेड अंडर दिस सेक्शन अ रेवेन्यू ऑफिसर मे रेफर एनी केस व्हिच ही इज empowered टू डिस्पोज ऑफ अंडर दिस एक्ट to another revenue officer subordinate to him for investigate and report, and may decide the case upon such report after giving the parties concerned an opportunity of being heard। ये कहता है, इस सारे का मतलब ये है कि अगर कोई ऑफिसर जो है वो केस किसी का जो है वो अपने सब ऑर्डिनेट को जो है रेफर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसी जो है, असिस्टेंट कमिश्नर जो है, वो अपना एक केस जो है तहसीलदार को भेज रहा है कि मैं पार्टीज को भेज रहा हूँ, इनका ये केस है, आप मामला सुने। ठीक है। और उनके पास पहले ये है कि जी एक फरीक जो है उसके हक में फैसला है, लेकिन जो सब ऑर्डिनेट होगा वो उस फैसले पे फैसला नहीं देगा, वो ये करेगा दोबारा से इन्वेस्टिगेट करेगा सारे मामले को, और जो उसके अकॉर्डिंग उसके मेरिट्स में आ रहा होगा देन वो जो है वो डिसाइड करेगा और फैसला करेगा। वो बाउंड नहीं होगा उस असिस्टेंट कमिश्नर का या उसका या उनके पास जो डिसाइड है। फॉर एग्जांपल वो कह दें कि इस पार्टी का जो है हक बनता है या इसका नहीं, तो वो सारा इन्वेस्टिगेट करेगा। इन्वेस्टिगेशन करेगा सारी की, किसी की कही सुनी बातों पे नहीं वो जाएगा सबऑर्डिनेट ऑफिस, और फिर वो रिपोर्ट करेगा कि नहीं जी ये इस तरह है, और फिर डिसाइड किया जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा। 21st है जी, person by whom appearance and applications may be made before and to revenue office। अब वो कौन से पर्सन हैं जिनकी तरफ से एप्लीकेशन दी जा सकती है या अपीयरेंस उनको बुलाया जा सकता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए, या रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो बुला सकते हैं लोगों को। ठीक है जी। या कौन लोग हैं जो एप्लीकेशन दे सकते हैं रेवेन्यू ऑफिसर्स को? फॉर एग्जांपल अपने जमीनी मामलात में उनके कुछ जमीन का इशू है, तो वो जो है कौन शख्स है जो है एप्लीकेशन दे सकता है? appearance before a revenue officer and application to an act to be done before him under this act may be made or done। ठीक है जी। कैसे कैसे कौन है जो है एप्लीकेशन दे सकता है और किनको बुलाया जा सकता है? बाय द पार्टीज देमसेल्फ, जो पार्टीज है, जो दो फरीक जिनका ऊपर मसला चल रहा है, वो एप्लीकेशन दे सकती हैं अपने एंड पे, जाहिर सी बात है क्योंकि मसला भी उनका है। बाय देयर ऑथोराइज्ड एजेंट्स और लीगल प्रैक्टिशनर्स। ठीक है। ऑथराइज्ड एजेंट का मतलब होता है कि जी ये मेरा फॉर एग्जांपल मैनेजर है। ठीक है। कोई लैंड ओनर है बहुत बड़ा, वो कहता है जी ये मेरा मैनेजर है या ये मेरा पीए है, इसको मैं अथॉरिटी देता हूँ कि मेरे बिहाफ पे जो है ये एप्लीकेशन दे रहा है। या आपका कोई आप अब्रॉड बैठे हो, फॉरेन कंट्री में बैठे हो, तो आप किसी को जो है अथॉरिटी देते हो, उसको मुख्तियारनामा बोलते हैं। ठीक है जी। कि आपने इख्तियार दे दिया उसको कि आपके एंड पे ये जो है एप्लीकेशन दे सकता है। या फिर लीगल प्रैक्टिशनर्स वकीलों को कहते हैं, एडवोकेट जो है लीगल, उनको जो है आप कहते हैं, वो आपके बिहाफ पे एप्लीकेशन दे सकते हैं कि जी मैं अपने क्लाइंट के तरफ से जो है एप्लीकेशन दे रहा हूँ। प्रोवाइडेड दैट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन unauthorized agent or legal practitioners shall not execute the personal attendance of a party to any case in which personal attendance is specially required by an order of the revenue officer। वो कह रहा है कि ठीक है आपने ये दोनों लोग जो है वो दे सकते हैं, लेकिन अपीयरेंस अब कैसे होगी? वो कहता है जो अपीयरेंस है ना, प्रोवाइडेड दैट एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन ऑथराइज्ड एजेंट जो है या लीगल प्रैक्टिशनर जो है वो एग्जीक्यूट नहीं फिर करेगा इसको, कि आप कहें जी एप्लीकेशन भी वो दे दे, उसके बाद आता भी वो रहे, आपको खुद आना पड़ेगा। अटेंडेंस ऑफ अ पार्टी टू एनी केस इन विच पर्सनल अटेंडेंस, जिसमें पर्सनल अटेंडेंस का मसला आ गया है। ठीक है जी। उसमें रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो किसी और को अलाउ नहीं करेगा, वकील को, कि जी आप आ जाए, ये मसला जो है, इवन दो ये कोर्ट का भी यही होता है कि जो है अगर आपने फैसला करना है तो उस शख्स का होना मौजूद है, उसकी जगह पे जो है आप किसी के बिहाफ पे फैसला उसका नहीं कर पाते, नहीं कर सकते, ये लॉ है। और यही आपने देखा होगा कि जितने भी जो है इवन दो हमारे पॉलिटिशियंस भी होते हैं, उन्हें भी जाना पड़ता है। उसके बाद द फीस ऑफ अ लीगल प्रैक्टिशनर शैल नॉट बी अलाउड
एज कॉस्ट इन एनी, ये बड़ा मजे का है, as cost in any proceedings before a revenue officer under this act unless that officer consider for reason to be recorded by him in writing that the fees should be allowed। वो कहता है अब ये नहीं होगा कि आपने क्लेम कर दिया कि इस पार्टी ने मेरे 20 लाख देने और 5 लाख आपने वकील को दिए हुए और वो भी लिख दें साथ में कि जी 25 लाख मेरा खर्चा आ गया टोटल इसके खिलाफ। हाँ, लेकिन साथ में कानून है ना जी, कानून क्या कहता है कि रेवेन्यू ऑफिसर को फील हो जाए कि ये जो बंदे हैं, ये जिसका मेरे पास एप्लीकेशन आई है, ये बिल्कुल सही था, ठीक है? इसके खिलाफ झूठा मुकदमा किया गया, इसको जो है बिला वजह तंग किया गया और इसके बिला वजह खर्च करवाया गया कि इसका अदालती खर्च हुआ है, इसको वकील लेना पड़ा है। तो देन जो है रेवेन्यू ऑफिसर जो है, जो आपका उस टाइम जजमेंटल ऑफिसर है, वो कर भी सकता है कि कह दे दूसरी पार्टी को जी आपने इनको जो है बिला ज़रूरत, बिला वजह तंग किया है, तो आप इनके अखराजात इवन दो वकील की फी भी आप पे करेंगे। अदरवाइज सबके लिए ये नहीं है। उसके बाद पावर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स टू समन पर्सन्स। समन जो है अक्सर ये इंग्लिश में भी पूछ लेता है। समन होता है अदालती बुलावा, अदालती या आप कह सकते हो ऑफिशियल जो है आप किसी को बुलाते हो, ठीक है? अदालती बुलावा क्यों इसके लिए जो है समन, इसके लिए लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, इसके लिए आना आपको लाज़मी होता है। समन पर्सन्स टू गिव एविडेंस एंड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स। अब ये है कि पावर उसकी रेवेन्यू ऑफिसर की क्या है, वो किस-किस को समन कर सकता है? एविडेंस एंड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स, ठीक है जी? कि उसे एविडेंस दिए जाएँ, प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स दिए जाएँ। किस-किस को कर सकता है और कैसे कर सकता है? आइए देखते हैं। रेवेन्यू ऑफिसर मे समन एनी पर्सन, किसी भी शख्स को जो है बुला सकता है, हुज़ अटेंडेंस ही कंसीडर्स नेसेसरी, जिसकी वो समझता है कि इसकी अटेंडेंस जो है, इसकी मौजूदगी जो है वो ज़रूरी है। फॉर द पर्पस ऑफ एनी बिज़नेस बिफोर हिम एज़ अ रेवेन्यू ऑफिसर, यानी जो भी उसके सामने मुकदमा आया हुआ है, वो समझता है किस शख्स की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ज़मीन का इश्यू है और उसको करवाने वाला जो था वो ब्रोकर था, तो अगर ब्रोकर को वो समझता है कि इसकी ज़रूरत है, तो वो उसको भी बुला लेगा। उसके बाद है अ पर्सन सो समन्ड शैल बी बाउंड टू अपीयर एट द टाइम, और जिसको बुलाया जाएगा, वो बाउंड होगा उस चीज़ का कि वो आएगा एंड प्लेस मेंशन, और जिस जगह पे बुलाया जाएगा, अब ये नहीं है कि वो कहे जी मुझे स्पेसिफिक अदालत में बुलाया जाए। हो सकता है वो जो लैंड ऑफिसर है, वो किसी आपके प्रोमिनेंट जगह पे, आपके गाँव में जाके वो खुली कचहरी लगा रहा है और वहाँ से मसले-मसाइल सुनना चाह रहा है, वहाँ पे फैसला देना चाह रहा है, तो वहाँ पे भी बुला सकता है। प्लेस मेंशन्ड इन द समन्स, जो भी प्लेस पे मेंशन कर दी है, उसने समन में मेंशन कर दी, आपको वहाँ आना पड़ेगा। इन पर्सन और इफ द समन सो अलाउज बाय हिज ऑथराइज्ड एजेंट और लीगल प्रैक्टिशनर, अगर वो कहता है कि ये आपको पर्सनली आना पड़ेगा, अगर वो आपको अलाउ कर रहा है कि आप अपनी जगह पे किसी अपने वकील को या किसी ऑथराइज्ड पर्सन को भेज सकते हैं, तो आप उसको भी भेज सकते हैं। आगे ये प्रोवाइडेड दैट द एक्सेप्शंस अंडर सेक्शन 132 एंड 133 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 एक्ट 5 ऑफ 1908। अच्छा, ये आपको सिविल प्रोसीजर्स के एक्ट इसमें नजर आएंगे। उसकी रीजन ये है कि जो एक लैंड ऑफिसर होता है, वो जब किसी जगह पे जाता है तो उसके पास कोर्ट के इख्तियारात भी होते हैं। एक जज, जो एक फॉर एग्जांपल सिविल जज के इख्तियारात है, वो भी उसके पास होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई शख्स उसकी बात नहीं मान रहा और वो गिल्टी है, तो वो उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अदालत जाएगा, अदालत के जज से जाके कहेगा जी इसको मैंने अरेस्ट करवाना है, इसका वारंट बना दे। नो, 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 वो फौरन से साइन करेगा अपने, साइन करके जो है वो वारंट जो है जारी कर देगा और वो काबिले जो है गिरफ्तार शख्स होगा, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसलिए जो है, क्योंकि इसको जो है ये ऑर्डर आपने अक्सर देखा होगा, ये असिस्टेंट कमिश्नर जब भी कहीं विजिट पे जाते हैं, तो जो है कोई भी इनको अगर इश्यू हो या कुछ पर्सन्स इवन फ्रूट मंडी से भी, तो एफआईआर दे दी गई उसके खिलाफ और जेल में, ठीक है? ये जस्ट एफआईआर देते हैं और साथ ही कहते हैं जी इसको जेल में भेजें। और अगर सिविल पर्सन को वैसे आपने किसी को पकड़ना हो, तो आपको जज के, मजिस्ट्रेट के जो है इजाज़त चाहिए होती है, और देन आपने जो है उसको अरेस्ट करना होता है। उसके बाद द पर्सन अटेंडिंग इन ओबीडियंस टू द समन्स शैल बी बाउंड टू स्टेट द ट्रुथ अपॉन एनी मैटर। जिस शख्स को बुलाया गया ना, वो इस चीज़ का पाबंद है कि वो सच बोलेगा। respecting which he is examined or makes statements and to produce such documents and other things relating to any matter, यानी वो जो भी कहेगा सच कहेगा, सच के सिवा वो कुछ नहीं कह सकता। summons to be in writing signed and sealed, ठीक है जी? जो भी आपने बुला भेजना है, ये नहीं है कि आप व्हाट्सएप कर रहे हैं उसको, ठीक है? आपने उसको राइटिंग में भेजना है, ठीक है? लिख के भेजेंगे,
आपके नीचे साइन होंगे और सील्ड बोलते हैं मोहर को। अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से, अब जैसे जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, असिस्टेंट, इनके पास मोहरें होती हैं, ऊपर नाम लिखा होता है, या असिस्टेंट कमिश्नर फलां जगह का, एफबीआर का है तो एफबीआर का, तो वो गवर्नमेंट की तरफ से होती है, स्पेसिफिक होती है, वो लगी होगी उस डॉक्यूमेंट्स पे और फिर वो आएगा। उसके बाद मोड ऑफ सर्विसेज ऑफ समन, बुला भेजने के तरीके क्या-क्या हैं, वो कैसे-कैसे बुला सकता है, पर्सनली भी बुला सकता है, ठीक है जी, जिसका एड्रेस पता है वो जो है। उसके बाद पर्सनली मतलब टू whom address whom it is addressed और failing him, ठीक है। पर्सनली का भी मतलब यही है, बुला भेजेगा। फॉर एग्जांपल अपने मुलाजिम को जो है वो ऑफिस के किसी मुलाजिम को कह देता है कि इस फलां बंदे के घर पे ये जो है ये ऑर्डर्स आपने पहुंचाने हैं, ठीक है। या फिर ऑन हिज ऑथराइज्ड एजेंट, या उस वकील को बुला लेगा, जी आपके क्लाइंट के खिलाफ ये है तो ये इसको आप बुलाएं। या फिर एन अडल्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली यूजुअली रिजाइडिंग विद हिम, या कोई भी अडल्ट मेंबर जो होगा उस फैमिली का, आईडी कार्ड जिसका बना होगा, ठीक है जी, उसको बुला सकता है। ये पहले जो था, ये सिर्फ पंजाब ने चेंज किया अडल्ट मेंबर, कि इसमें मेल एंड फीमेल दोनों आ सकते हैं। बाकी प्रोविंसेस में अडल्ट मैन का ज़िक्र है, फीमेल का ज़िक्र नहीं है। उसके बाद है जी, इफ सर्विसेज कैन नॉट बी अफेक्टेड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन और एक्सेप्टेंस ऑफ सर्विस रिफ्यूज, द समन मे बी सर्व्ड बाय फैक्सिंग अ कॉपी। अगर ये भी नहीं है तो आप उसको फैक्स करेंगे, उसको कॉपी जो है वो पोस्ट कर देंगे। अगर फैक्स भी नहीं है, सेंडिंग इट बाय पोस्ट टू द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन व्हिच दैट पर्सन हैज हिज यूजुअल रेजिडेंस, ठीक है जी। या फिर उसको कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जो है पोस्ट आप करवा देंगे जी, कि ये इसको पोस्ट के थ्रू जो है कलेक्टर की तरफ से भेजी जा रही है। फिक्सिंग अ कॉपी ऑफ द समन्स, ठीक है जी। उसके बाद इन द समन्स रिलेट टू द केस इन विच, ये सारे के सारा मेथड्स बताए हुए हैं। और इसमें एक डोल ड्रम वाला भी होगा मेथड, वो पुराना हो चुका है क्योंकि ये 1967 का है। तो उसमें ये होता है कि आपने किसी गांव में जाना है और डोल ड्रम्स होते थे, जो ये ढोल जिसको बोलते हैं, इसको बीट करते थे कि जी ये फलां बंदे के आया है, कि ये कौन है बंदा बाहर निकले और ये अपना पोस्ट ले ले, ठीक है जी। इस तरह मोड ऑफ सर्विसेज क्या है जी? मोड ऑफ सर्विसेज क्या है? ऑफ नोटिस, ऑर्डर और प्रोक्लेमेशन और कॉपी देयर ऑफ, ठीक है। नोटिस होगा, ऑर्डर होगा, प्रोक्लेमेशन होगा, कॉपी होगी एनी सच डॉक्यूमेंट इशूड बाय रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है जी। वो कोई भी जो है, नो सच नोटिस, ऑर्डर और प्रोक्लेमेशन और कॉपी देयर ऑफ शैल बी डीम्ड वाइड ऑन अकाउंट ऑफ एनी एरर इन द नेम और डेजिग्नेशन ऑफ एनी पर्सन। अगर किसी का थोड़ा बहुत नाम का इशू आ गया, फॉर एग्जांपल किसी का नाम है मोहम्मद काशिफ अली, और उसके नाम पे चला गया काशिफ अली के नाम पे जी, तो वो कहे जी मेरे नाम के साथ मोहम्मद लिखा हुआ है तो इसमें तो आया ही नहीं है, ठीक है, मैं इसलिए मैं नहीं आया। इस तरह के बहाने नहीं चलेंगे, थोड़ा बहुत एरर है तो आपको आना पड़ेगा। उसके बाद है जी मोड ऑफ मेकिंग प्रोक्लेमेशन, ठीक है जी। व्हेन अ प्रोक्लेमेशन इज इशूड बाय अ रेवेन्यू ऑफिसर, जब उसको ऑफिसर की तरफ से इशू कर दिया गया है, इट शैल इन एडिशन टू एनी अदर मोड ऑफ पब्लिकेशन व्हिच मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय और अंडर दिस एक्ट, ठीक है। वो कह रहा है कि यानी जब उसको अलाउ कर दिया है तो ये पब्लिकेशन इसकी की जा सकती है किसी भी और मोड से, किसी भी और जरिए से, जो उस एक्ट वो जो है इजाजत देता है। ये वही है, बी मेड बाय बीट ऑफ ड्रम और अदर कस्टमरी मेथड्स एंड बाय affixing a copy thereof a conspicuous place in the near of land to which it relates। ये पुरानी बात है कि अगर आपकी बात नहीं पहुंच पा रही, वो शख्स का पता नहीं चल रहा गांव का, ठीक है जी। क्योंकि उस टाइम जो है कुछ ऐसे भी थे जगह कि अभी इतना वेल पता नहीं था, जगहों के नाम जो है वो स्पेसिफाइड नहीं हुए थे, तो इसलिए वहां पे जाके आप बीट ऑफ ड्रम के साथ भी जो ढोल बजाएं और उसका नाम लें कि जी बात सुने ये शख्स का ये कौन है। ये आउटडेटेड चीजें हैं। उसके बाद इंक्वायरीज अंडर द एक्ट टू बी डीम्ड जुडिशियल प्रोसीडिंग, ये वही है, सारी इंक्वायरीज जो है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में आती हैं, जो भी पिनल कोड 1860 जो है वो करता है। उसके बाद ही लैंग्वेज ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर कौन सी होती है जी? ज़ाहिर सी बात है, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है तो ये होगी, लेकिन ज़्यादातर ये उर्दू में होती है ताकि किसान भाई पढ़ सके। गवर्नमेंट्स मे बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर व्हाट शैल फॉर दिस पर्पस ऑफ दिस एक्ट बी डीम्ड टू बी द लैंग्वेज और ऑर्डिनरी यूज इन स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ द प्रोविंस। और ये भी है कि उस प्रोविंस में कौन सी यूज हो रही है। फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान में अगर बलूची आम यूज हो रही है तहसील लेवल पे, स्पेसिफिक वो वहाँ पे वो लोग बैठे हैं, तो वो भी लैंग्वेज वही चल रही है तो वही हो सकता है। आपने अक्सर देखा होगा सिंध के या बलूचिस्तान के कुछ थानों में जो है वो सिंधी बोलते हैं, कुछ बलूची बोलते हैं, तो उसी लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें जो साइल है होता है उसे नहीं पता होता, तो इंग्लिश कैसे बोलते हैं, उर्दू कैसे बोलते हैं, तो ये सारी की सारी उनकी आसानी के लिए होती है। अरेस्ट ऑफ डिफॉल्टर टू बी मेड अपॉन वारंट, ये वही बात है, अगर वो डिफॉल्टर हो गया, डिफॉल्टर कौन है?
जिसके ऊपर वो पेएबल था, कोई भी उसने टैक्स देना है वो नहीं दिया तो वो उसको डिफ़ॉल्टर कर दिया जाएगा। ठीक है जी। और वारंट कौन जारी करेगा? वही रेवेन्यू ऑफिसर कंटेम्प्ट टू डायरेक्ट सच पर्सन्स अरेस्ट, वो सीधे उसके जो है वारंट जारी कर देगा। उसके बाद जी आज के लिए लास्ट है 30th, पावर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स टू एंटर अपॉन एनी लैंड और प्रीमिसेस फॉर पर्पस ऑफ मेजरमेंट्स। ठीक है, ये ज़रा देखिएगा। इसमें जो है किसी भी शख्स जगह पे जो है रेवेन्यू ऑफिसर कैसे जा सकता है, ठीक है जी, और कैसे मेजर कर सकता है। ये जहाँ पे उसे अलाउ करेगा कि आप जा सकते हैं, हर जगह पे वहाँ पे कुछ चीज़ें भी बताएगा। इट शैल बी लॉफुल फॉर एनी रेवेन्यू ऑफिसर एंड एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द ऑर्डर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर एट एनी टाइम टू एंटर, यानी ये अलाउ करता है कि वो कहीं भी जा सकता है, किसी भी जगह को वो कर सकता है। व्हेन नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ मेजरमेंट, डिमार्केशन, फिक्सेशन, कुछ भी बाउंड्री करनी है, मार्क करना है, वो किसी भी जगह पे जा सकता है, कोई भी उसे रोकेगा नहीं। ठीक है जी? लेकिन साथ में क्या चीज़ है, उसे 7 दिन पहले बताना पड़ेगा कि मैंने इस जगह पे ये काम करने आना है। कर वो हर जगह सकता है। ठीक है जी? Without serving on the occupier a notice of that less than 7 days in the prescribed form, यानी वो 7 दिन से पहले नहीं जाएगा वहाँ पे। वो बता देगा जी मैंने यहाँ पे ये काम करने आना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 पार्टीज़ का इश्यू है, वो कह रहा है कि जी मैं डीमार्क कर दूँगा, यहाँ पे बाउंड्री बना दूँगा अब, ठीक है? और 7 दिन का टाइम है, 7 दिन से पहले नहीं जा सकता। इसकी वजह क्या होती है? ताकि मेबी वो पार्टीज़ आपस में सुलह कर लें और वो कहें जी हम पार्टीशन नहीं चाहते और अपना जो है सुलहनामा दे दें और वो मसला हल हो जाए। या फिर वैसे भी एक लॉ है कि वो 7 दिन तक, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको इंक्रोचमेंट का काम दिया गया तहसीलदार को या एससी को इंक्रोचमेंट करवानी है। आपने ये जो अज़ाफ़ी कब्ज़ा माफ़िया है, इनसे अज़ाफ़ी चीज़ें खाली करवानी है, तो ये पहले 7 दिन उन्हें बताएगा, वार्न करेगा, वार्निंग्स देगा कि जी मैंने आना है, तो आप ये अपना सामान जो भी आपने पैसे लगाए हैं, ये उतार लें। ये ना हो कि हमने तो फिर सारा का सारा जो है गिरा देना है, मलबा है या कुछ भी। तो उस चीज़ की ये बात कर रहा है। तो उसमें जो है 7 दिन का ये टाइम देगा। सेकंडली क्या कहता है जी? फर्दर प्रोवाइडेड फर्दर दैट ड्यू रिगार्ड शैल ऑलवेज बी पेड टू द सोशल एंड रिलीजियस प्रेजुडिस ऑफ द ऑक्यूपायर। और कुछ अगर किसी जगह पे मसाजिद में कोई शख्स है या किसी भी मज़हबी जगह पे है, तो उसका ख़्याल किया जाएगा। उसका तक़द्दुस को पामाल नहीं किया जाएगा कि रेवेन्यू ऑफ़िसर जो है, वो बिल्कुल ही आपे से बाहर हो जाए, ऐसा काम नहीं होगा। अगर कुछ लॉ के खिलाफ भी चल रहा है, तो इट्स मीन उस जगह का तक़द्दुस सबसे पहले ज़रूरी है। यहाँ तक जी इसको